बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन हम वापस आ चुके हैं और हम हमेशा बात करते हैं कि जो सिंध के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। या सिंध जो है मसाइल की अमाजगाह बन चुका है, मसाइल की अमाजगाह है, वो उनका कोई हल नज़र नहीं आता। लेकिन अब सिंध सरकार ने जो आंखें बंद की हुई थी कराची के मसाइल से, किसी ने उनका बेड़ा अपने ऊपर ले लिया कि अब हम बेहतरी लाते हैं। बीड़ा उठाया उन्होंने, मतलब कि शहर की बदहाल और गढ़ों वाली सड़कों को ठीक करने के लिए 2 NGOs ने आपस में हाथ मिला लिए हैं, क्योंकि अवाम की तरह ये NGOs भी हुकूमती दावों से, वादों से तंग आ चुकी हैं और उन्हें मुस्तकबिल में भी सरकार की तरफ से सड़कों की मरम्मत की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। और पहले फिक्सिट ने गुमशुदा मैन होल जो होते हैं कवर, उनको तब्दील किया। फिक्सिट और सैलानी ट्रस्ट खतरनाक गड्ढे भी ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फिक्सिट पाकिस्तान मुहिम के सरगर्म कारकुन और सियासतदान आलमगीर खान गुज़श्ता कई बरसों से हुकूमत की नाकामी की निशानदही कर रहे हैं। अब तकरीबन 6 महीनों से उनकी रज़ाकारों की जो टीम है, उन्होंने शहर की ख़राब सड़कों और घरों की तरफ तवज्जो मबजूल करानी शुरू कर दी है और कराई है। और फिर सैलानी ट्रस्ट के मुताबिक कोई मुश्किलात जो हैं, कोई शिकायत जो हैं, वो मिलने पर हम अपनी जो सर्वे टीम है वहाँ पहुँचाते हैं, वहाँ जाती है उनकी सर्वे टीम और फिर उस जगह की निशानदही की जाती है। अगर वाकई जानलेवा हादसात का बायस बनने वाली लगे तो फिर वहाँ पर मुरम्मत का काम शुरू कर दिया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है। सामान जो है ज़रूरी वो अंजाम देने के लिए मवाद और मशीनरी हासिल कर ली जाती है। अब ये सारी सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे। फिक्सिट के बानी आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी उनका ताल्लुक़ है। आलमगीर खान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आलमगीर खान साहब, एक MNA क्या इतना जो है मायूस हो चुका है या फिर ये कहा जाए कि मजबूर हो चुका है, उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, अब वो फिक्सिट के प्लेटफॉर्म से दीगर NGOs के साथ मिलकर कराची की सड़कों को ठीक करेगा? जी बिल्कुल, फिक्सिट इस वक्त कराची में सैलानी के साथ मिलकर जगह जगह गढ़ों की, पॉट होल्स की तामीर कर रहे। अपनी मदद आप कोल्ड मिक्सिंग फार्मूला के तहत एसफॉल्ट बनाया जाता। हमारे अपने वेंडर्स हैं जो ये तमाम सामान रिसोर्सेज हमें कॉस्ट टू कॉस्ट देते और कुछ डोनेशंस भी देते, हमारी मदद करते। और इसके तहत हम वो जानलेवा गढ़े बनाते जो एक बाइक चलाने वाले के लिए, रिक्शा चलाने वाले के लिए ख़तरे का बायस बनता, क्योंकि यहाँ स्ट्रीट लाइट्स होती नहीं, अंधेरा होता सड़कों पर और ऐसे ख़तरनाक जानलेवा गड्ढे सड़क के बीच में मौजूद होते और इनकी जान के लिए ख़तरा होते। तो वो आज हम सैलानी के साथ मिल के बना रहे हैं और जब से सैलानी साथ है हमारा ये काम मज़ीद बढ़ा है, क्योंकि वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका बड़ा काम है, उनके साथ मिल के काम हमारा मज़ीद एक्सपेंड हो रहा है, ऑर्गेनाइज हो। तो इंशाल्लाह ये मज़ीद इस काम को हम फैलाएंगे। ठीक है। आलमगीर खान साहब, कराची की सड़कों को ठीक करने के लिए फिक्सिट की जानिब से कई बार तवज्जो मबजूल करवाई गई, लेकिन हुकूमत हम देख रहे हैं कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अब आप इसलिए मजबूर हो गए कि हुकूमत इस चीज़ को सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है? जी यही काबिल फ़िक्र बात है कि क्या ये काम NGOs का है कि वो ये जो सिविक इश्यूज़ हैं या जो पब्लिक इंटरेस्ट के मामलात हैं उसमें अब NGOs काम करें। तो फिर पब्लिक भी ये सोचती कि क्या हम टैक्स दें या डोनेशंस दें इन फलाई तंजीमों को। आज इस कराची शहर में, चाहे सिंध में, आप पूरे सिंध में चले जाएं, स्कूल एजुकेशन आप देखते कि NGOs उसमें काम कर रही होती, बढ़ चढ़ के बेहतर काम कर रही होती। हेल्थ सेक्टर में जाएं आप, चाहे वो थैलीसीमिया का मर्ज़ हो या वो किडनी के इलाज हो या दूसरे बड़े बड़े अस्पताल NGOs बना रही हैं। ट्रांसपोर्ट में अब NGOs घुस गई, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सर्विस जो है वो NGOs दे रही है यहाँ पर इस शहर में। अब पानी के जगह जगह RO प्लांट्स या जो कुएं हैं वो NGOs फराम कर रही या प्राइवेट सेक्टर बिजनेस कर रहा है इसमें। इसी तरीके से और बेसिक नीड्स हैं जहाँ NGOs इस वक्त काम कर रही है, हुकूमत सिंध हमें नहीं नजर आती। तो ज़रूरत क्या है कि ये लोग कर ले कि आया प्राइवेट सेक्टर या फलाई। कराची की सड़कों को बहाल करने के मिशन पर आप निकले, आपका फोकस कराची के कौन से इलाके हैं? जी कराची में हम तो फिक्सिट की तंजीम पूरे कराची के हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है और हम कोशिश करते कि जो अहम शाराएँ होती हर इलाके में उस पर फोकस रखें, उसमें देखें कौन से ऐसे गड्ढे जो इंसानी जान को ख़तरा है। याद रहे ये काम कोई शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए या सड़क को बेहतर खूबसूरत नज़र आने के लिए नहीं करते, बल्कि इंसानी जान को बचाने के लिए करते। और हमारे जितने वॉलंटियर हैं वो इसमें खिदमत में पेश होते। ये रज़ाकाराना तौर पे ये सारा काम हम करते हैं। हाँ, पब्लिक हमें डोनेशंस देती, उससे ये सारा मटेरियल रिसोर्सेज जमा करते हैं हम, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें हेल्प करते हैं इसमें।
लेकिन ये तमाम रज़ाकार होते जो ये सड़क की तामीर करते। और इसके साथ साथ ये ज़रूर है कि मैं अपने हलके में जो गुलशन इकबाल, गुलस्तान जौहर और बहादराबाद, वो चूँकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है तो वहाँ भी फोकस रहता और उसके साथ पूरे शहर में भी हमारा फोकस। आलमगीर खान साहब, आपको नेशनल असम्बली में बैठ कर एक MNA की हैसियत से भी क्या कराची में काम करवाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं या फिर आसानी से काम हो रहे हैं? जी, मेरे हलके में इस वक्त तकरीबन कोई 70 के करीब डेवलपमेंट स्कीम्स हैं जिन पर काम किया जा रहा, और मुश्किलात तो हर मरहले पे एक मुश्किल आती। वजह यह है कि कराची में कोई इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं है। आप एक सड़क खोदने जाते हो, उस सड़क में 10 माफियाज इन्वॉल्व होती, उनके स्टेक्स इन्वॉल्व होते, उनसे आपको लड़ना पड़ता, वो रुकावटें पैदा करती। फिर हर इदारा उस एक सड़क पे इन्वॉल्व होता। आप एक सड़क खोदते, उसको बनाने के लिए उसमें के इलेक्ट्रिक होता, उसमें सुई गैस होता, उसमें वाटर होता, उसमें सीवरेज होता, उसमें PTCL की लाइनें होती। इन सब इदारों को अलग अलग आपने डील करना होता, अलग अलग इंगेज करना होता। और इन आप मज़े की बात, इनके पास कोई नेटवर्क, कोई मैपिंग नहीं होती अपने सारे नेटवर्क की। ये खुद अंदाजे पे चल रहे होते कि वो सन 70 में, सन 80 में, सन 90 में ऐसे डला था, वैसे डला था, और वो अंदाजे पे चल रहा होता। तो ये मुश्किलात आती। फिर इस शहर में जो जंगल का राज चला है पहले दौर में, ये चाइना कटिंग हुई, कब्जे हुए पार्क्स पे, ग्राउंड्स पे, कचरा कुंडियाँ बना दी गई। तो जब आप उनकी बहाली के लिए जाते तो पूरे ग्रोह से लड़ रहे होते आप। हर इदारे में इन माफियाज के लोग बैठे होते, वो आप पे इल्ज़ाम भी लगाते, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ भी करते। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद हम काफ़ी हद तक अल्लाह की मदद से कामयाब हुए और इन तमाम स्कीमों पर काम किया जा रहा। मेरा पूरा हल्का इस वक्त कोई ऐसा मोहल्ला नहीं जा। साहब ये बताइएगा, अगर हम बात करें कि अवामी फलाह के मंसूबे हों तो उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात, बदउनवानी के इल्ज़ामात तो लगते ही हैं, लेकिन ऐसे कौन से हमें ठोस इक़दाम उठाने की ज़रूरत है ताकि हम ये इल्ज़ामात ना लगा रहे हों और कैफ़रे किरदार तक ऐसे लोगों को पहुँचाया जा सके? देखिए, इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि प्रॉपर ऑडिट किया जाए इन तमाम स्कीमों का। इंस्पेक्ट किया जाए कि आया जो पैसे कागज़ पे हैं ये ग्राउंड पर नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये पैसे लगे या नहीं लगे, जो स्पेसिफिकेशंस इनके PC1 में मौजूद है, अप्रूव्ड स्कीम में मौजूद हैं, वही स्पेक्स क्या सड़क पे मौजूद हैं कि नहीं मौजूद, ठीक है, और नहीं मौजूद होती। अच्छा। और फिर इदारे कुछ नहीं करते इन लोगों के खिलाफ। और ये देखें, सियासी लोग गुनहगार हैं, जिम्मेदार हैं, लेकिन ये तो 5 साल के लिए आते। अच्छा। ये तो पढ़े लिखे भी नहीं होते, लेकिन वो लोग जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो यहाँ सालों साल रहते, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कुछ तो मेरिट पर भी आए, उसके बावजूद वो करप्शन करते, उसके बावजूद वो सारी तरकीबें उनको पता होती कि कैसे माल बनाना, कहाँ से माल निकालना। तो इन लोगों का भी ऑडिट ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती से सिंध में इस वक्त जो आपके फाइनेंस के जो सेक्रेटरी बैठे हैं, ये खुद प्ली बारगेन करके आए हुए हैं। ये खुद कोई 100 करोड़ की प्ली बारगेन करके आए हुए। तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि जो लोग इस वक्त आपके नैबज़दा लोग ब्यूरोक्रेसी में बैठे हों, आपके नैबज़दा लोग जो है वो इधर असेंबलियों में मुंतखब होकर आ गए हो, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये तो आपने इन लोगों को खुला एक दरवाज़ा दिया है कि इतने गबन करो और इतना देकर जान छुड़ा लो। तो हमें मिसाल कायम करनी होगी। ज़रूरी है कि इन लोगों को सज़ाएं मिसाल कायम हो, तभी ये इदारे बेहतर ज़रूरी है कि इन लोगों को सज़ाएं दी जाएं, तब ही जो है हम देखेंगे कि मामला ठीक होंगे, सिस्टम बेहतर होगा। आलमगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। अच्छा इशाल, बरतानवी हुकूमत के फैसलों की कुछ बात कर लेते हैं। गलत फैसले भारी पड़े हैं, अवाम पे भारी पड़ रहे हैं। हम पहले ही बात कर रहे थे, आप पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल रहे थे और भारत जहाँ पर हालात सबसे ज़्यादा ख़राब हो गए थे उसको खुली छूट दी गई थी। कोरोना वायरस की जो भारतीय किस्म है उसने बरतानिया को अपनी गिरफ्त में इस वक्त जकड़ लिया है। सिर्फ एक हफ्ते में मरीजों की तादाद जो है वो 70% बढ़ गई है, और वो भी भारतीय वेरिएंट जो है उसकी वजह से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बताया गया, गुज़श्ता हफ्ते कोरोना वायरस से कुल 7 अमवात हुई थी और बरतानिया में मरीजों की तादाद मुसलसल 5000 से ऊपर देखी जा रही है। अब हम बात करें कि वैक्सीनेशन भी बड़े पैमाने पर वहाँ पर हो रही है। कोरोना वायरस की भारतीय किस्म के बायस बरतानिया में 21 जून से लॉकडाउन और पाबंदियाँ ख़त्म करने का जो रोड मैप था उस पर भी अब खदशात के बादल जो है वो मंडला रहे हैं। माहिरीन ये बात कर रहे थे हमजा कि जो उस वक्त की सूरत हाल थी बरतानिया की, वो बहुत बेहतर थी। और फिर उनकी जानिब से खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि अगर
भारतीय वेरिएंट आता है तो फिर हालात कशीदा होंगे, और वही हुआ। कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि दुनिया में कोरोना वायरस के फैलाव का जो मरकज़ है वो भारत बना हुआ है। अगर हम देखें बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भारत को खुली छूट देना, तो वो इस वक्त जो उसके नुकसानात थे वो खुलकर सामने आए, और फिर पाकिस्तान को तो उन्होंने वैसे साइड रेड लिस्ट में शामिल कर दिया था और खतूत भी लिखे गए थे उनको, लेकिन उन्होंने ये फैसला कर लिया था और भारत से आने वालों पर करंतना में रहने की शर्त भी नहीं रखी थी। और माहिरीन सेहत चिल्लाते रहे हैं कि बरतानिया में कोरोना वायरस के केस कम हो रहे हैं, लेकिन आपने ये काम क्या कर दिया। अब बरतानिया में सूरत हाल है क्या, जानेंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन हमारे साथ मौजूद है। गुलाम हुसैन अवान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कोरोना के जो भारतीय वेरिएंट हैं उसके बरतानिया में केसेस तकरीबन हम देख रहे हैं तो कहा जा रहा है कि 70 से 80% तक बढ़ चुके हैं। इस सूरत हाल से बरतानिया कैसे निमट रहा है, और क्या ये जो भारतीय वेरिएंट है, जो वैक्सीनेशन वहाँ पर हो रही है, वो सही तरीके से इस पर असर कर रही है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बरतानिया में मजबूरी तौर पर हम देखें तो कोरोना वायरस की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो रही थी, लेकिन जब से ये भारतीय वेरिएंट की जो लंदन के अंदर बरतानिया पूरे में जो मौजूदगी पाई गई है, उस वक्त से बरतानवी हेल्थ सेक्रेटरी और बरतानी हुकूमत भी परेशान दिखाई दे रही है, और काफ़ी ज़्यादा इक़दाम करने की कोशिश की जा रही है कि ये इस वेरिएंट का जो फैलाव है वो उसको रोका जा सके। लेकिन अभी जो है वो गुज़श्ता रोज़ जो बरतानवी हेल्थ सेक्रेटरी है उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि इस वक्त जो नए केसेस आ रहे हैं उसके अंदर 80% के करीब जो केसेस हैं वो सिर्फ वो हैं जो कि भारतीय वेरिएंट के हैं, जो कि काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल है। और बरतानिया के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर भारतीय निषाद जो है लोग रहते हैं, और वहाँ पर ये केसेस ज़्यादा हैं, और ये बार बार कहा जा रहा है लोगों को कि वो अपना मेल जोल कम करें, और इसलिए जो है वो बाज़ जो है वो लोगों की तरफ से माहिरीन हेल्थ की जानिब से इस खदशे का इज़हार किया जा रहा है कि अगर भारतीय वेरिएंट को अभी भी कंट्रोल ना किया गया तो बरतानिया जो है वो कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है उसकी जानिब जा सकता है, और सितंबर या अगस्त के अंदर जो है वो एक और लॉकडाउन भी लग सकता है। तो इस सारी सूरत हाल को बचाने के लिए जो है वो बरतानवी हेल्थ डिपार्टमेंट बार बार ये अनाउंसमेंट कर रहा है, बार बार लोगों को एहतियात करने की तरगीब दे रहा है ताकि इस सूरत हाल से जो है वो बचा जाए, दोबारा जो है वो लॉकडाउन की वाली सूरत हाल ना आए। और जो दूसरी बात आपने की थी कि ये जो वैक्सीन है, ये जो भारतीय जो वेरिएंट है इसके ऊपर कारआमद है कि नहीं, और बिल्कुल है। और जिन इलाकों के अंदर भी जो या जिन इलाकों में वैक्सीन ज़्यादा तादाद में लोगों ने जो ली हुई है कोरोना वायरस की, वहाँ पर ये केसेस कम हैं, और वो लोगों को अगर कोरोना वायरस पॉजिटिव आ भी जाता है तो उनकी कंडीशन इस तरह की नहीं होती कि उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाए। और यही वजह है कि जिन इलाकों के अंदर शरह कम है वैक्सीन लगने की, वहाँ पर ये केसेस जो है वो ज़्यादा फैल रहे हैं, या ऐसी फैमिलीज़ जिन्होंने किसी वजह से अभी वैक्सीन नहीं करवाई वहाँ पर और उन एरियाज़ के अंदर जो है वो इसके केसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो कहा जा रहा है कि वो इस वक्त जितने भी वेरिएंट हैं उन सब के लिए कारआमद है, और लोगों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोरोना वायरस की वैक्सीन कराएं ताकि जिस शरह के साथ बरतानिया के अंदर केसेस कम हुए हैं वो शरह बरकरार रहे। बरतानिया में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर की कोरोना वैक्सीन जो है क्या वो अप्रूव हो गई है? आपके पास इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि बरतानिया के अंदर जो है वो अब चूँकि तमाम एज ग्रुप के जो लोग हैं उनको वैक्सीन जो है वो तकरीबन लग चुकी है। ज़ाहिर है कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से जिन्होंने अभी वैक्सीन नहीं लगवाई वो भी आहिस्ता आहिस्ता लगवा रहे हैं। इसी वजह से हुकूमत ने अप्रूवल दे दी है कि जो 12 से 15 साल के जो टीन एज बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन लगने की मंजूरी दे दी है। अभी उनके लिए हतमी तारीख का भी ऐलान नहीं किया गया कि वो वैक्सीन जो है वो किस तारीख से शुरू होगी, लेकिन हुकूमत ने और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब 12 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी। तो ये उम्मीद की जा रही है कि शायद अगले महीने से जो है वो किसी भी वक्त जो है उनको वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया जाएगा, और जिसके बाद जो है वो हुकूमत को भी उम्मीद है और लोगों को भी उम्मीद है कि कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, और जब बच्चों को वैक्सीन लग जाएगी तो फिर घर के जो तमाम एज ग्रुप के लोग हैं जब वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो फिर इस कोरोना वायरस का फैलाव जो है वो मज़ीद ना होने के बराबर रह जाएगा, और सूरत हाल जो है। बहुत शुक्रिया के गुलाम हुसैन अवान, आप हमें आगाह कर रहे थे। इस पर माहिराना राय भी ले लेते हैं। हमारे साथ बरतानिया के नेशनल हेल्थ सर्विस की कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर ताबिंदा दुग्गल मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बरतानिया के एक छोटे से टाउन में अगर हम बात करें तो भारतीय वेरिएंट के 900 केसेस सामने आए हैं। दीगर ममालिक को भी भारतीय वेरिएंट का फैलाव रोकने के लिए क्या इकदाम करने होंगे, और NHS इस वक्त क्या फैसले कर रहा है? इसके लिए
ये होगा कि कई ममालिक में वैक्सीनेशन बहुत कम हुई है, जैसे कि 10% आबादी को हुई है, और यानी कि उनमें उन्होंने काफ़ी लोकल लॉकडाउन से या काफ़ी तरीक़ों से बीमारी को रोका, और बहुत सी पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोज्ड ही नहीं है इस बीमारी को, तो उसमें बहुत जल्दी फैलाव होगा इसका। लिहाजा हर शहर को, हर मुल्क को अपने लोकल वैक्सीनेशंस और इन्फेक्शन रेट्स को देख कर खोलना होगा आमदोरफ्त के लिए, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि ये दुनिया भर में जो ट्रैवलिंग पे पाबंदी लगी उसके साथ बहुत माशी नुकसान भी हुआ, मगर उसके साथ साथ हम इसका रिस्क नहीं ले सकते कि जानी नुकसान हो। लिहाजा हर मुल्क को अपना वैक्सीनेशन का डेटा देख कर खोलने होंगे, और उसके साथ साथ आने वाले लोगों की टेस्टिंग होनी चाहिए, और जिन शहरों के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा एकदम तादाद हो गई है उनमें सर्ज टेस्टिंग होनी चाहिए, ताकि वेरिएंट्स का पता चले और वहां पर लोकल लॉकडाउन लग सके। और मुल्क के लेवल के ऊपर ये है कि जो है वैक्सीनेशन तेजी से हो, और उसके अलावा जब मुसाफिर आएं तो उनकी टेस्टिंग हो, और क्वारंटीन के रूल्स को बहुत सख्ती से अमल पैरा हुआ जाए, और इसी तरीके से ये आहिस्ता आहिस्ता वैक्सीनेशन ज़्यादा होगी और लोगों के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत होगी, तो इस बीमारी पर काबू पाने से इस एंडेमिक रुक जाएगी, फिर ये एंडेमिक हो जाएगा, यानी कि इक्का दुक्का केस हो जाया करेंगे। ठीक है डॉक्टर ताबिंदा, भारतीय कोरोना के दीगर वेरिएंट्स हैं, क्या वेरिएंट्स ज़्यादा खतरनाक हैं बाकियों से, और फिर क्या इसकी ट्रांसमिशन ज़्यादा तेज़ है? इस हवाले से भी थोड़ा सा हमें बताइएगा। जी यकीनन इस बात, इन दोनों सवालों का जवाब हाँ में है, क्योंकि ये वायरस जो है ये तकरीबन 40% ज़्यादा आसानी से लगता है, यानी कि 40% ज़्यादा छूत है मुकाबलतन कैंट वेरिएंट के, जो कि इंग्लिश वेरिएंट था या अल्फा वेरिएंट जिसको अब कहते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि हस्पताल जाने की जो शरह है वो इसमें 2.6 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसका ना सिर्फ ये कि ज़्यादा छूत है इसके अंदर, बल्कि ये ज़्यादा ख़तरनाक है हस्पताल ले जाने के मामले में भी। और तीसरा पहलू ये है कि जो वैक्सीन्स थी वो ज़रा ज़्यादा इफेक्टिव थी अल्फा वेरिएंट के लिए मुकाबलतन इसके, जैसे कि फाइज़र की वैक्सीन दोनों डोजेस लगने के बाद 93% थी अल्फा वेरिएंट के लिए, जबकि ये डेल्टा वेरिएंट के लिए 88% है। इसी तरह एस्ट्राजेनेका की दोनों डोजेस लगने के बाद अल्फा वेरिएंट यानी कि कैंट वेरिएंट के लिए 67% थी, जबकि इसके लिए 60% है। तो लिहाजा ना सिर्फ ये जल्दी लगता है और अस्पताल भी ज़्यादा लोग इसके लिए जाते हैं, और वैक्सीन का जो एक मजबूत ताल्लुक बन रहा था अस्पतालों में को रोकने के लिए, वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया है। तो डॉक्टर ताबिंदा में ये भी बताइएगा, हम देख रहे हैं कि लोकल वेरिएंट्स सामने आ रहे हैं। अब भारतीय वेरिएंट यूके में आ जाने से, बरतानिया में आ जाने से, क्या कोई नया लोकल वेरिएंट भी जन्म ले सकता है? यकीनन आ सकते हैं, और हम जानते हैं कि इसका जो पोर्चुगल में, जैसे कि आप देखें कि वहाँ केसेस हालांकि कम है, मगर एक नया वेरिएंट वहाँ पे आ गया है, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि पुर्तगाल जो है उसको ग्रीन लिस्ट से हटा लिया गया है और वो एम्बर लिस्ट पर चला गया है। वहाँ पर अब नहीं जा सकते टूरिस्ट उसी तरीके से जैसे कि पहले जा सकते थे। तो ये होता रहेगा, और ख़ास तौर पर उन ममालिक में जिनमें वैक्सीनेशन कम है इसके चांसेस ज़्यादा होंगे, और जिनमें लोगों को इसको एक्सपोजर कम है उस पे भी चांसेस ज़्यादा होंगे। तो मेरे ख्याल में इसका वाहिद हल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो। अब उसमें ये है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें तो ये मुमकिन है कि वो जल्दी जल्दी वैक्सीनेशन कर सकें। जैसे कि आप जानते हैं अमेरिका का टारगेट है कि वो 70% आबादी को 4 जुलाई तक वैक्सीनेशन कर दें, दोनों डोजेस। बरतानिया में अभी ये नहीं हो सका। आप जानते हैं कि सिर्फ यहाँ पर तकरीबन 200 मिलियन लोगों को दोनों डोजेज हुई हैं, और तकरीबन कोई 450 मिलियन को एक डोज मिली है। अब हम इस वायरस के हवाले से जानते हैं कि जिसको एक डोज मिली है उसकी प्रोटेक्शन जो है वो तकरीबन 33% के करीब है, जबकि जिनको दोनों डोजेज मिल चुकी हैं उनकी 83% फाइजर के साथ है और एस्ट्रा के साथ तकरीबन 60% है।
तो ये आप समझ लें कि एक सीधी लाइन है जिसमें वायरस चल रहा है और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन की स्पीड है, तो ये एक डायरेक्टली एक दौड़ है दोनों के दरमियान। अब इसका डायलेमा ये है, तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो अपने बच्चों की भी वैक्सीनेशन शुरू करने वाले हैं, जबकि तरक्की पजीर ममालिक में आप जानते हैं कि 5-10% आबादी को भी नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, और जब गवर्नमेंट्स चाहे वो किसी भी खित्ते की क्यों ना हो, चाहे वो तरक्की याफ्ता ममालिक हों, चाहे वो तरक्की पजीर ममालिक हों, जब पसंद नापसंद की बुनियाद पर फैसले करेंगे, फैक्ट्स को पीछे रख देंगे, तो खुदा न खास्ता सूरत हाल ख़राब हो सकती है। तो फैक्ट्स को सामने रखते हुए इस कोरोना वबा के अंदर फैसले करने चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। आज आलमी दिन मनाया जा रहा है और दुनिया भर में आज दिमाग की रसोली का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इससे मुतालिक जो आगाही है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि ब्रेन ट्यूमर जो है वो किस तरीके से बनता है और किस तरीके से वो फैलता है और कितनी शरह है और कितनी बढ़ सकती है ये। और ब्रेन ट्यूमर की 100 से ज़ायद मुख्तलिफ अक़साम हैं और दुनिया भर में 1.5 करोड़ से ज़ायद अफराद इसका शिकार है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक ब्रेन ट्यूमर का शिकार ख़वातीन की जो तादाद है वो मर्दों से कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही। माहिरीन का कहना है कि दिमागी जो रसोली है ये मर्ज़ तेज़ी से फैल रहा है, और साल 2035 की बात कर लें तो इस मर्ज़ का शिकार अफराद की तादाद जो है वो 2.5 करोड़ से तजावुज़ कर जाएगी। आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में हर 1000 अफराद में से एक शख्स इस मर्ज़ का शिकार हो रहा है, और ब्रेन ट्यूमर की इब्तदाई अलामात में सर दर्द, बेहोशी के दौरे, चखने सूंघने की हिस्स में कमी और क़ुव्वत समाअत और बसारत में कमी शामिल है। और इसके अलावा चहलकदमी या तवाज़ुन बरकरार रखने में दिक्कत होती है, बोलने में तकलीफ का सामना होता है, फॉलिज के असरात होते हैं, और डिप्रेशन ब्रेन ट्यूमर की अलामत है। बिल्कुल ऐसे। माहिरीन के मुताबिक दिमाग में रसोली बनने की जो सबसे अहम वजह है वो बचपन में ताबकार शुआओं में वक्त गुजारना है, जो आगे चलकर ब्रेन ट्यूमर को जन्म दे सकती हैं, बढ़ सकता है। और ये ताबकार शुआएं किससे निकलती हैं? मोबाइल हो गया, स्क्रीन हो गया, जिससे ये शुआएं निकलती हैं और फिर दिमाग पर तबाहकुन असरात मुरतब करती हैं। तो आज इससे आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये अलामात हमने आपको बताई हैं, अपने डॉक्टर से हमें रुजू करना चाहिए अगर हमें कोई ऐसे मसाइल हों। लेकिन ये तमाम हमने जो अलामात बताई हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ब्रेन ट्यूमर हो, ये आपको आपका फिजिशियन ही बता सकता है, आपका डॉक्टर ही बता सकता है। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस।